बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और जो सबसे पहली हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे वो हमारी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक हमें हुक्स लॉ का पता होना चाहिए और दूसरा हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का पता होना चाहिए। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने एक रिजिड बॉडी के साथ अटैच कर दिया है और ये इस वक्त अनस्ट्रेच है और इसकी लेंथ एल है। ठीक है, इसके साथ हम एक मैस अटैच कर लेते हैं। मैस अटैच करेंगे तो इसमें थोड़ी सी इलोंगेशन आएगी, ठीक है, जिसको हमने एस का नाम दिया। तो फोर्स हमेशा इस इलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह हम के लिख देंगे और ये हुक्स लॉ क्या कहेगा कि F इज इक्वल टू के एस। ठीक है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा के एस की इक्वल होगी और के क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी किसी जिस्म पे फोर्स अमल करती है तो उसकी नतीजे में उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? F इज इक्वल टू एम ए की इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरह आपको ये भी पता है कि वेट क्या है? वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे अर्थ की तरफ से अप्लाई होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? W इक्वल टू एम जी। अगर हम फीट पर सेकंड में देखें तो ये 32 फीट पर सेकंड होती है जी की वैल्यू, और अगर हम मीटर पर सेकंड में देखें तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इसी तरह सेंटीमीटर में करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अभी हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच करते हैं तो थोड़ी सी इलोंगेशन के बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेता है। तो उस पॉइंट पे वेट की वैल्यू और जो रेस्टोरिंग फोर्स है उन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि एम जी इज इक्वल टू के एस, और ये जो के एस है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम जी माइनस के एस बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर चुका है तो आपने क्या करना है कि स्प्रिंग को नीचे की तरफ फोर्स लगानी है, उसको खींचना है। जब नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उस F की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? वो आपकी ये नीचे दी गई है, माइनस के टाइम्स एस प्लस एक्स। एस आपका जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन की थी उस वक्त की इलोंगेशन है, प्लस एक्स जो फिर आपने फोर्स लगा के नीचे खींचा है तो ये वो वाली वैल्यू है। ठीक है, और इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है और प्लस एम जी। वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो आपकी अबव आपका यानी कि ऊपर एक्ट करने की कोशिश कर रही है, वापस जाने की कोशिश कर रही है। और आपको पता है कि जब भी किसी जिस्म पर फोर्स अमल करती है तो उसके नतीजे में एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, और ए क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। और अगर डिस्टेंस के लिहाज से देखें तो ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस जो है उसको हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए की जगह हम उसके फिर डेरिवेटिव को पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या बनेगा? एम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एस माइनस के एक्स प्लस एम जी। सिंपल के को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम जी माइनस के एस माइनस के एक्स, और एम जी माइनस के एस आपको पता है जीरो की इक्वल होता है क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन में देख लिया था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम डी स्क्वेयर एक्स और डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो माइनस के एक्स के साथ नेगेटिव साइन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट अमल कर रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी स्प्रिंग को हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो वो वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। वो जो ऊपर जाने की कोशिश करता है वो बेसिकली आपकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो माइनस के एक्स है इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो आपके पास प्लस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने सिंपल क्या करना है? m को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस के ओवर एम टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आपने सिंपल क्या करना है? के ओवर एम को एक नया नाम दे देना है जिसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया। जब ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्या बनेगी? डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं।
और इनिशियल कंडीशंस का मतलब ये होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करने लगे हैं तो हमने कौन कौन सी कंडीशंस इम्पोज की हैं, ठीक है। एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि टाइम जीरो पे उसका डिस्टेंस क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर था या नीचे था, जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं उसके लिहाज से। इसी तरह एक्स डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू बीटा, इसका मतलब क्या है कि टाइम जीरो पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसको हमने बीटा का नाम दे दिया, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताने वाली है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे जाएंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और जब हम इक्विलिब्रियम से ऊपर जाएंगे तो हम डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अभी ये देखें, अभी ये जो आपके सामने ये वाली है, ये जो फिगर है, इसमें देखें वो बता रहा है कि अगर आपकी बीटा की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो और अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो, इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे है और ऊपर जा रही है, ठीक है। और इसी तरह ये जो नेक्स्ट वाली फिगर है, इसमें वो बता रहा है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर होंगे उसमें वेलोसिटी की वैल्यू यानी कि बीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी और अल्फा की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब है कि आप अल्फा यूनिट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई है, ये जो ऊपर हमने इनिशियल कंडीशन भी डिफाइन कर दी हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है। अभी हम इसी इक्वेशन को जो है ना कंसिडर कर लेते हैं। तो आपने पहले भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी हम सेम उसी प्रोसीजर के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की जगह आपने सिंपली एम स्क्वायर कर देना है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो एक्स की जगह तो आपने छोड़ देनी है, ओमेगा स्क्वायर ही सिर्फ कोफिशिएंट आपने लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, m इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा आयोटा। तो ये जो है ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कम्प्लेक्स रूट जब भी आते हैं तो हम जनरल सोल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो किस तरह लिखते हैं, वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 cos ओमेगा टी प्लस c2 sin ओमेगा टी। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आएगा, ठीक है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि हम तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, लेकिन ये जो आपके पास सोल्यूशन है इसमें हमें ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसमें हम कह सकें कि हाँ जी इस सिंपल हार्मोनिक में मोशन में जो है ना एम्पलीट्यूड इतना था, इसकी टाइम पीरियड इतना है। तो इसके लिए एक अल्टरनेट फॉर्म हम ड्राइव करेंगे कि जिसकी मदद से हम आसानी से बता सकें कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना है, टाइम पीरियड कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका अल्टरनेट सोल्यूशन सोचेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सपोज करते हैं, सपोज हमारे पास एक ए है, एक फाई है, बिलोंग टू रियल नंबर है, सच दैट कि जो C1 है वो आपका a टाइम्स साइन ऑफ फाई होगा और C2 की वैल्यू क्या होगी, a कॉज ऑफ फाई होगी। और यहाँ a की वैल्यू क्या बनेगी, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये C1 और C2 को स्क्वायर करेंगे और इनका अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी C2 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह tan फाई किसकी इक्वल हो जाएगा, आप इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दे, C1 ओवर C2 इज इक्वल टू a साइन फाई ओवर a cos फाई। तो यहाँ से आपके पास tan फाई क्या आ जाएगा, C1 ओवर C2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप फाई का एंगल भी देख सकते हैं कि एंगल क्या है फाई, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो x ऑफ t है इसमें आपने C1 और C2 की वैल्यू को इनमें सब्स्टिट्यूट करना है। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x ऑफ t की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। और ये हम ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये उसी तरह की फॉर्म है, एक्स ऑफ टी की जो है सेम इसी तरह की फॉर्म है। तो इसमें अल्फा को हम ओमेगा टी या फाई ले लें, एक को ओमेगा टी ले लें और एक को आप फाई ले लें, ठीक है। सपोज करते हैं कि हम अल्फा को ओमेगा टी ले लेते हैं और बीटा को हम फाई ले लेते हैं, तो एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टाइम्स साइन अल्फा की जगह ओमेगा टी प्लस बीटा की जगह फाई। तो हमारे पास एक्स ऑफ टी ये बन जाएगा। और इसमें फाई क्या है हमारे पास, फाई आपके पास फेज एंगल है, ठीक है।
अभी हम इसमें चेक कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे वो जो पेंडुलम की मोशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रॉस करती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास डिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि हम डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर करते हैं। तो एक्स की जगह आपने जीरो पुट करना है, मतलब एक्स ऑफ टी जीरो हो गया आपके पास, तो क्या आएगा a टाइम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपके पास जब साइन दूसरी तरफ जाएगा, a को डिवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ जीरो हो जाएगा, साइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो के साइन किस किस टाइम पे जीरो होता है। एक तो जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो हम साइन इनवर्स ऑफ जीरो को रिप्लेस कर सकते हैं n पाई के साथ, ठीक है। और यहाँ से आप टाइम्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे पेंडुलम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करता है, ठीक है। इफ वाइब्रेशन और साइकिल बेसिकली क्या होता है कि जिस पॉइंट से वाइब्रेशन स्टार्ट की है, उसने मूवमेंट स्टार्ट की है, एक पूरा चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, या पीरियड ऑफ वाइब्रेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाया गया है कि जब यानी कि माइनस ए से ए पे जाए और ए से फिर माइनस ए पे जाए तो ये कंप्लीट साइकिल बनता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स ऑफ टी क्या दिया गया है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमने अभी ऊपर जो है ना इसका सोल्यूशन देखा था। अगर हम t की जगह 2 पाई ओवर ओमेगा टाइम को इंक्रीज कर दें और उसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें, और आपको पता है कि साइन का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई होता है, तो इसका मतलब है ये जो 2 पाई है ये तो सेम दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि यहाँ से हमने शुरू किया और 2 पाई ओवर ओमेगा इंक्रीज करने के बाद भी हमारे पास आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 2 पाई ओवर ओमेगा क्या है, इसका टाइम पीरियड है। और यही चीज़ हम वेलोसिटी के लिए भी चेक कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास एक्स ऑफ टी दिया गया है इसको आप एक टाइम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी क्या आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और जब अंदर वाली वैल्यूज को ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वहां से सिर्फ ओमेगा आएगा, क्योंकि फाइव तो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का जो है ना आगे उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे कि टी को इंक्रीज करके 2 पाई ओवर ओमेगा पे देखेंगे कि कौन सी वैल्यू आती है। जब हम 2 पाई ओवर ओमेगा टाइम में इंक्रीज करेंगे और फिर इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास सेम वही आंसर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 पाई ओवर ओमेगा क्या है, इस वेलोसिटी का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि ये जो 2 पाई ओवर ओमेगा है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है टाइम पीरियड है, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में वो कितने चक्कर कंप्लीट करता है, इस चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम पीरियड के, तो 1/t हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई ओवर ओमेगा, तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ओमेगा ओवर 2 पाई, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। एक हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि टाइम 0 पे आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू 10 थी, और x डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि टाइम 0 पे जो वेलोसिटी थी वो आपकी 0 थी। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 यूनिट्स नीचे से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी ये मैंने पहले भी आपको बताया था। सिंपल, ये तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। वैसे जो ओरिजिनल प्रोसीजर ये है वो क्या है कि x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर mt सपोज करते हैं कि ये सोल्यूशन है उसका, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ई रेज टू पावर mt को आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इस जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आएगी m स्क्वायर प्लस 16, जो मैंने शॉर्टकट के तौर पे आपको बताया है कि अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल है तो उसकी जगह आपने m स्क्वायर को कर देना है। इसी तरह सिर्फ x हो तो उसकी जगह आपने सिंपल जो कोफिशिएंट है उसको साथ लिख देना है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसकी जगह आपने m को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इस एक्सिलरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रूट्स क्या आएंगे, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, वो आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी रूट्स आपके पास कम्प्लेक्स होते हैं तो उसका जो हम जनरल सोल्यूशन है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अभी हम इनिशियल कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या कहती है कि जो डिस्टेंस टाइम 0 पे है वो आपके पास 10 है,
इसका मतलब है कि एक्स ऑफ टी की जगह आपने 10 को रिप्लेस करना है और टाइम की जगह आपने टी की जगह आपने 0 को रिप्लेस करना है। जब 0 को रिप्लेस करेंगे आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल 0 हो जाएगी। यहाँ से आपके पास C1 की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो सोल्यूशन है ना एक्स ऑफ टी वाला, इसको आपने एक टाइम डिफरेंशिएट करना है ताकि आपके पास एक्स ऑफ टी यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू आए। तो जब एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 4t और 4t का डेरिवेटिव 4 होता है, तो इस वजह से ये -4c1 साइन 4t आ जाएगा। इसी तरह आप साइन 4t का भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो क्या थी, x डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। टाइम 0 पे जो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो आपने x ऑफ t की जगह भी ये जो x डैश ऑफ t है इसकी जगह आपने 0 को रिप्लेस करना है, t की जगह आपने 0 को रिप्लेस करना है। तो हमारे पास यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी c2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ t इज इक्वल टू 10 cos 4t। और इसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे जो ये दी गई है हमारे पास, तो इसमें देखें a की जगह 10 है, तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 10 होगी। और ओमेगा टी में इसकी जगह क्या लिखे हो, 4t। इसका मतलब है ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि ये जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 10 यूनिट होगा और टाइम पीरियड क्या होगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 थी। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी π/2। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में वो बता रहा है कि एक आपने स्प्रिंग के साथ दो जो है ना LBS का एक वेट अटैच करना है और उस वेट अटैच करने की वजह से 6 इंचेस उसमें स्ट्रेच आए, यानी कि S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंचेस हो जाएगी। और जब टाइम 0 पे मैस को रिलीज किया गया है तो वो 8 इंचेस बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन था। ये उसकी इनिशियल कंडीशन बता रहा है। ठीक है, विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 4/3 फीट पर सेकेंड। तो हमने क्या बताना है, हमने उसकी फ्री मोशन को बताना है x ऑफ t की। ठीक है, तो इसमें किसी जगह LBS है, किसी जगह इंचेस है, किसी जगह फीट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको किसी एक यूनिट में लेकर आते हैं। ठीक है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर या फीट में लेकर आते हैं। 6 इंचेस कितने होते हैं, हाफ फीट होता है। इसी तरह 8 इंचेस कितने हो जाएंगे, 2/3 फीट हो जाएंगे। ठीक है, वेट आपका कितना है, 2 LBS है। तो यहाँ से हमारे पास मैस की वैल्यू क्या आएगी, 1/16। और जी को हमने फीट पर सेकंड स्क्वायर में लिया है, तो फीट पर सेकंड स्क्वायर में जी की वैल्यू क्या आती है, वो ये होती है आपकी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/16 स्लग्स। ठीक है, तो एस हमारे पास क्या आ गया, यूं पर हमने 6 इंचेस जो लिखा था मैंने आपको बताया था, ये आपका हाफ फीट आ गया। और हुक्स लॉ का आपको पता है क्या होता है, F इज इक्वल टू KS। और F यहाँ हमारे पास क्या होगा, वेट होगा। वेट कितना है, 2 पाउंड है। 2 इक्वल K टाइम्स S। S की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो यहाँ से आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन हो वो भी आपने देखी हुई है, उसका ये हमने लिया है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिए, 1-2 स्टेप आपने पीछे जो है सॉल्व की थी, वहाँ से हमने इसको उठाया है। md²x और dt² इज इक्वल टू -kx। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यूज़ की थी। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, m की वैल्यू को दे देना है और फिर k की वैल्यू को भी दे देना है। तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से ये कट जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी वो क्या आएगी, वो आपके पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अभी इनिशियल कंडीशन मैंने उस वक्त आपको बताया था, वो जो कहता है कि टाइम 0 पर वो 8 इंचेस बिलो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना वो मूव करता है ऊपर। तो उसमें 8 इंचेस को जब हमने कन्वर्ट किया था फीट में तो वो 2/3 फीट आया था। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन एक ये होगी। और वेलोसिटी उसने कहा था कि 4/3 फीट पर सेकंड स्क्वायर टाइम 0 पे, तो वो एक इनिशियल कंडीशन हमने यहाँ इम्पोज कर दी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सिंपल x इज इक्वल टू mt। मैं पहले तो आपको डायरेक्ट बता देता था ना कि एक्सिलरी इक्वेशन ये बनती है। बेसिकली एक्सिलरी इक्वेशन हम किस तरह बनाते हैं, लेट x इज इक्वल टू e⁻mt। और इसका चूंकि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² e⁻mt।
और यहाँ फिर आपने ये ओरिजिनल इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पुट करेंगे तो वहाँ से फिर आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आएगी, वो क्या होगी, m² + 64 = 0। और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ±8 आयोटा। तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपने सबसे पहले x ऑफ 0 = 2/3 इस इनिशियल कंडीशन को पुट करना है, क्योंकि हम डिस्टेंस के लिए इस इक्वेशन को पुट करें, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो x ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, 2/3, और t की जगह आपके पास 0 आएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाँ, यहाँ c1 की वैल्यू आपके पास 2/3 आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये जो x ऑफ t दिया गया है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव का सिंपल क्या करेंगे, cos 8t का डेरिवेटिव क्या आता है, -8 sin 8t। तो इस वजह से -8 c1 sin 8t आ जाएगा। इसी तरह सेम sin 8t का डेरिवेटिव लेंगे तो 8 cos 8t और यहाँ c2 आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास x ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमने इनिशियल कंडीशन में देखा था कि x' ऑफ 0 किसकी इक्वल था, -4/3 की इक्वल था। तो आपने सिंपली x ऑफ t की जगह -4/3 को रिप्लेस करना है और t की जगह आपने 0 को रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/6। अभी आपने सिंपल क्या करना है, c1 और c2 की वैल्यू को आपने रिप्लेस कर देना है जो आपके पास वैल्यूज आई हैं। तो हमारे पास x ऑफ t क्या आ जाएगा, 2/3 cos 8t -1/6 sin 8t। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। लेकिन हमने तो एम्पलीट्यूड की बात की थी और जो है ओमेगा की बात की थी, यहाँ तो हमें वो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो हमने सिंपल शुरू में देखा था कि अगर हमने इस फॉर्म में लिखना है तो हमने a की वैल्यू क्या सपोज किया था कि c1² + c2 स्क्वायर, ये सिर्फ c2 लिखो लेकिन ये c2 स्क्वायर है और इसका अंडर रूट। जब ये c1 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। और हमने शुरू में सपोज किया था कि c1 की वैल्यू क्या होती है और c2 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आपके पास sin phi की वैल्यू आ सकती है और यहाँ से आपके पास cos phi की वैल्यू आ सकती है। और sin phi की वैल्यू क्या आएगी, 4/17 आएगी। और इसी तरह cos phi की वैल्यू क्या आएगी, -1/17 आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि tan phi किसकी इक्वल होता है, sin phi ओवर cos phi। तो यहाँ से आपके पास tan phi की वैल्यू क्या आएगी, -4, और phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.326। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ साइन जो है ना ये पॉजिटिव है 4/17 और cos phi आपके पास क्या है, -1/17 √17। इसका मतलब है कि आपने वो कोऑर्डिनेट देखना है जिसमें साइन पॉजिटिव हो और कॉज आपका नेगेटिव हो। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करें, सेकंड में साइन के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि जो आपका फाई है वो आपका किस में आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, पाई माइनस जो भी आपके पास फाई होता है उसको करते हैं तो आपके पास फाई की एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस 1.326 और यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1.816 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वैल्यूज आपने ऊपर पुट कर देनी है, ए की वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरह ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम मज़ीद इसमें कंडीशन इम्पोज करके इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।